अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्लीज़ वेट कीजिएगा ताकि हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। जी क्लास, मैं आपसे फाइल शेयर कर लूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। और जी, ये चैप्टर नंबर 3 है जो आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ये आज का हमारा टॉपिक है। क्वांटिटी डिमांड एनालिसिस। थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि हम स्टार्ट ले सकें। जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जब तक हम क्लास स्टार्ट करें आप एक दो बातें मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू लैला, बहुत शुक्रिया बताने का। थैंक यू वेरी मच। और बस मैं 1 मिनट और वेट करता हूँ ताकि हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं ज्वाइन कर लें। आप लोग भूल जाते हैं अपना माइक म्यूट करना। जी क्लास, चले हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर 3 से। और इसका नाम है क्वांटिटेटिव डिमांड एनालिसिस। हम यहाँ पर क्वांटिटेटिवली दो चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप यूजुअली जब रिसर्च करते हैं, आपने कोई रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि रिसर्च करने में हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह की बातें होती हैं। तो इसी तरह से इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव की ही बात करते हैं। ये क्वांटिटेटिव डिमांड एनालिसिस है। मतलब हम न्यूमेरिकली इसको देखेंगे, हमारे पास नंबर्स होंगे या हमारे पास डेटा होगा जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है। अब इसके लिए हमारे पास जी चले बस हम स्टार्ट ले लेते हैं। मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट्स जो हमारे यूजुअली रेगुलर हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे क्योंकि मैंने आपको टाइम बता दिया था कि हम 12:30 पर अपनी इस लेक्चर आज को स्टार्ट कर लेंगे। चले क्लास, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। मतलब इंट्रोडक्शन बस ये था कि हम यहाँ पर डिमांड एनालिसिस को क्वांटिटेटिवली स्टडी करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट। और इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे डिफाइन किया गया है, a measure of the responsiveness of one variable to change in another variable
the percentage change in one variable that arises due to a given percentage change in another variable। ठीक है, मैं इसको अभी दोबारा से पढ़ूंगा, इसको हम 2-3 दफा पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है और हमारी जितनी भी इसके बाद की एक्सप्लेनेशन है सब इसी पर ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ लेते हैं। इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल, मतलब हमारा ऐसा एक मेजर है जिसमें हम एक वेरिएबल के रिस्पॉन्स को हम चेक करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, वो दूसरे वेरिएबल को किस तरह से चेंज करता है। अगर हम कोई एक वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरी वैल्यू हमारे पास किस तरह से चेंज हो जाती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। द परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल दैट अराइजेज ड्यू टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो एक वेरिएबल में चेंज कितने परसेंट हमारे पास आता है दूसरे वेरिएबल के परसेंट चेंज से। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और हमारे पास ये है EGS। अभी हम डिस्कस करते हैं इनका क्या मीनिंग है। इसमें परसेंटेज ऑफ G, परसेंटेज डेल्टा G, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जैसे आप पहले भी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे या आपने मैथ्स के बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, आपने वहां भी पढ़ा होगा कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, सो हम यहाँ पर इनको चेंज के रिस्पेक्ट बात करेंगे। और इसको कैलकुलस के रिस्पेक्ट अगर हम बात करें तो हमें नजर आता है EGS, जिसमें हम G और S इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं, जिसमें हम G और S दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। इसमें हम डेरिवेटिव ऑफ G डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ S इनटू S ओवर G, यहाँ पर हम ये बात करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास डेल्टा है उसको हम कैलकुलस में, कैलकुलस से आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस मत समझिएगा। जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कैलकुलस की तरह से बात कर रहे होते हैं, तो बस हमने इसको यहीं तक ही बात करनी है। वैसे बाय द वे इस चैप्टर में जब हम कुछ इन न्यूमेरिकल्स को या फॉर्मूलाज को यूज करेंगे तो इसमें कोई हमें डेरिवेटिव लेना नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मूला बस हम समझ लेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया और इसको हम बस हम यूज करेंगे। ठीक है, बस वैल्यूज को पुट करना है और उनको यूज करना है, इंतहाई आसान काम, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस की बातें नहीं होगी। ठीक है, बस ये समझते रहना है कि हमारे पास ये बात हो क्या रही है। अब हमारे पास जैसे ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट, इसी तरह से इसका एक सब कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है ओन प्राइस इलास्टिसिटी, अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ तो हम बात कर रहे थे ना इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट में कि कोई एक वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ेगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, हम उसको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हम पर्टिकुलरली डिमांड की बात कर रहे हैं तो ओन प्राइस इलास्टिसिटी में हम अब पर्टिकुलरली बात करेंगे अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमने क्वांटिटी को डिमांड किया है, ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। ठीक है, टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की बात करेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। तो हम दोनों की परसेंटेजेस की ही बात करेंगे, डिमांड की भी और प्राइस की भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो जनरली सिर्फ समझने के लिए G और S वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा पर्टिकुलर होकर बात करेंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि ओन प्राइस। अच्छा, बाय द वे जब हम कहते हैं ना ओन प्राइस, तो हम यहाँ पर इसका मकसद ये लेते हैं, इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा, क्योंकि हम अभी इस चैप्टर में जो भी चंद बातें डिस्कस करेंगे उसमें हम बार बार इस वर्ड को रिपीट करेंगे, इस टर्मिनोलॉजी को रिपीट करेंगे जिसका नाम है ओन प्राइस। ओन प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर हम दो वेरिएबल्स क्वांटिटी और प्राइस की बात करते हैं तो परसेंटेज चेंज से एक जगह का इफेक्ट दूसरे पे क्या नजर आता है। ठीक है, हम इसी की ही बात करेंगे। जैसे यहाँ सेकंड लाइन में लिखा हुआ था ना, फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि हर दफा हम यही वर्ड यूज करेंगे। अभी
जितनी भी हमारे पास डेफिनेशंस या डिस्कशंस होंगी, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे, तो इसीलिए अब हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब कह रहे हैं, पहले हम कह रहे थे ओन प्राइस इलास्टिसिटी, अब इसको हम डिमांड के रेस्पेक्ट बात कर रहे हैं। जब डिमांड के रेस्पेक्ट बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यू क्वांटिटी और पी प्राइस, और इसके बिल्कुल नीचे बारीक सा जो सफिक्स में एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक्स प्रोडक्ट की बात की जा रही है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती है ना हमारे पास, एक्स और वाई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर हम एक्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं। और विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। और कैलकुलस में इसका ऑल्टरनेटिव हमें क्या नजर आता है, जैसे अभी हम ऊपर देख रहे थे, ई क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा। अच्छा, ये भी हमारे पास सिंबल होता है, इसको भी हम डेल्टा कहते हैं और इसको हम डेरिवेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव चले कह दीजिए डेरिवेटिव ऑफ क्यू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट इनटू, ये दरमियान में अलग अलग बातें हैं, ठीक है, इनटू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एक्स। और आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास माइनस एम, या हम एम, आपको याद है जो हम इक्वेशंस में देखा करते थे, लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन में आप पढ़ते थे मैथ्स में, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वो जो बी एक्स होता था वो आपके पास b उसका स्लोप हुआ करता था। हमें यहाँ पर क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी तो अभी हम देखते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव की बात हो रही है, ये इसको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे स्लोप के साथ। अभी वरी मत करें, ये मैंने सिर्फ यहाँ लिख दिया था, अभी हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास तीन तरह की इलास्टिसिटीज की बात की जाएगी डिमांड के रेस्पेक्ट, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये दो तीनों की हम बात करेंगे। अब क्लास हमारे पास जब इलास्टिक डिमांड की बात की जाती है तो हमारे पास ई क्यू पी मॉडुलस, मतलब इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, क्योंकि आंसर में वैल्यूज तो नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू का क्या मीनिंग है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि हमारी डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड। डिमांड इज इलास्टिक if the absolute value of the own price elasticity is greater than 1, जो मैंने बताया वही यहाँ पर सिर्फ लिख दिया गया है। और इसी तरह से इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, डिमांड इज इनइलास्टिक इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, ये जो मॉडुलस दो वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं इनको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, मतलब वैल्यू या आंसर इसका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमने पॉजिटिव लेना है। if the absolute value of the own price elasticity is less than 1, अगर ये आंसर हमारा कम होगा तो इसको हम इनइलास्टिक कहेंगे। ठीक है, और अगर ये इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाए आंसर, तो हम कहते हैं डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, if the absolute value of the own price elasticity is equal to 1, तो बस यहाँ पर ये तीन वैल्यूज को हम देखेंगे। अगर ग्रेटर वैल्यू है 1 से तो इलास्टिक, लेस है तो इन इलास्टिक, और इक्वल टू 1 है तो इसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे। ठीक है क्लास, अब हम थोड़ा सा इसको मजीद पढ़ते हैं कि हमारे पास अब क्या बात की जा रही है। ये हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि इन चीजों का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम यहाँ पर इस टेबल को देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसकी रिफ्लेक्शन हम एक चार्ट में भी देखेंगे कि वहां पे हमें क्या नजर आता है। ठीक है,
हमारे पास यहाँ पर टोटल ये टेबल है, टेबल 3-1, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक इक्वेशन से, और ये इक्वेशन हमारे पास है वो जो आपको मैं बता रहा था ना, लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x प्रोडक्ट इज इक्वल टू 80 माइनस 2 प्राइस ऑफ x प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हमें दे दी गई है। अच्छा, ये जो इक्वेशन दी गई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इस वक्त ये क्वेश्चन नहीं कि इक्वेशन कहाँ से आ गई। एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि ये कैलकुलेशन हमें करनी कैसे है। तो ये हम इसको इसीलिए ऐसे देख रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं यहाँ पर जो दी गई हैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल में। और इसी तरह से ये इक्वेशन भी एक हाइपोथेटिकल, मतलब हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड की एक इक्वेशन गिवन है, ऐसे कह दीजिए। ठीक है, और आपके पास मैंने यहाँ नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, इसमें नीचे लिख भी दिया है, टेबल 3-1 shows the hypothetical prices of the linear demand function। तो हमारे पास अभी जो एक डिमांड फंक्शन प्रिपेयर होगा, आप देखते हैं ना अक्सर डिमांड या सप्लाई की लाइंस स्ट्रेट होती हैं। डिमांड नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी स्ट्रेट लाइन है, और अगर सप्लाई ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो हम इनको आमतौर पर लीनियर फंक्शंस ही कहते हैं। ठीक है, ये वजह है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी, और हमारे पास ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्राइसेस हैं। ए प्राइस क्या होगी और बी प्राइस क्या है। तो प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर पी एक्स। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर को यहाँ पर एग्जाम्पल में डिस्कस किया जा रहा है, उसकी प्राइस अगर $0 है, तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें तो देखें 0 पुट करके हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी। अगर 0 पुट करेंगे तो ये 2 भी 0 हो जाएगा, आंसर सिर्फ 80 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर 80 आ गया। ठीक है क्लास, अगर हमारे पास प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर $5 हो जाती है, तो अगर हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 टू द 10, और 10 माइनस हुआ 80 से, तो आंसर आया 70। तो ये आपके पास आंसर आ गया 70। एक दफा और देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलकर किसी और को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ 25 है एफ प्राइस। जब ये प्राइस 25 हो जाएगी और हम प्राइस यहाँ पर पुट करेंगे 25, तो 25 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। 80 माइनस 50, आंसर आएगा 30। इसीलिए हमारे पास 25 प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 30 होगी। क्वांटिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सोल्ड, तो ये प्राइस की बात हो रही थी पी एक्स, सॉफ्टवेयर क्वांटिटी सोल्ड की बात हो रही है क्यू एक्स। तो जैसे जैसे हमारे पास प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, उसी तरह से हमारी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है। और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ये नजर आया कि जब हमारे पास प्राइस आई प्राइस 40 तक चली गई है, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर अब 0 क्वांटिटी में सेल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एनालिसिस, एक कैलकुलेशन तो ये हो गई। सिर्फ कॉलम 1 और 2 गिवन था, ये कॉलम 3 हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट कर लिया इस फंक्शन के रेस्पेक्ट। अब हमारे पास बात शुरू होती है क्लास ओन प्राइस इलास्टिसिटी, EQP। ठीक है, ये वही बात है जो अभी हम यहाँ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास EQP क्या चीज होती है। ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ था, तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट px ओवर qx नहीं, जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज इक्वल टू -m। ठीक है, मतलब ये स्लोप की बात हो रही है। अब क्लास हमारे पास -m नहीं, उसको आप सिर्फ m समझिए, उसको मैं थोड़ा सा अभी एडिट कर दूंगा, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास यहाँ पर 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव भी हो सकता था। बहरहाल अब हम यहाँ पर प्राइसेस पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास m आ जाएगा, ये हमारे पास स्लोप है, और ये हमारे पास है px डिवाइड बाय qx। ठीक है, px डिवाइड बाय qx। अगर हम यहाँ पर p 2 डिवाइडेड बाय 70, ये 5 डिवाइडेड बाय 70 करते हैं और m मल्टीप्लाई करते हैं -2, ये m यहाँ पर क्या है -2 स्लोप।
तो -10 डिवाइडेड बाई 70 गिव्स यू -0.14। आप जरा अपने कैलकुलेटर से, चाहे तो अपने सेलफोन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे बताएं, आपके पास ये आंसर आ रहा है। -2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। जी, कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताएं। कैलकुलेट करें। जी क्लास, क्या किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया अभी तक? -2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 70। जी क्लास, ठीक है, -0.14। इजाम शाह, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट कर लिया। तो हम यहाँ पर क्योंकि 2 डेसिमल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने -0.14 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं। एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन है। ऐश्वर्या, ठीक है, आपको भी क्लियर हो गया, बाकी सबने भी कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अब आप ये चेक करें, -2 इंटू 15, -2 इंटू 15 डिवाइड बाई 50, ये करके देखिए। ठीक है तजीन, आपने देखा कि आपके पास आ रहा है, और जो सेकंड आपने कर लिया -2 इंटू 15, तो हम स्लोप को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि हमें कुछ डेरिवेटिव्स यहाँ पर लेके कुछ कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है, हमारा काम हो जाएगा। आज का लेक्चर इसी तरह से आसान है। तो आपने यहाँ पर डी वैल्यू को देखा। अच्छा हामिद, आपके पास आंसर गलत आ रहा है, आप शायद गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करें और भी चेक करें, मैं आपसे अभी 1 मिनट के बाद बात करता हूँ, अजान के बाद। ओके, आपके आंसर्स इस ई डी प्राइस के लिए -0.6 आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और मीर जवाहिर, मैं आपको बता दूं, सर मुझे नहीं आ रहा कैलकुलेट करके, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो कैलकुलेटर है उस पर आप टाइप कीजिए -2
आपको ये इक्वेशन जो है ना, इसमें ये -2 आपको यूज करना है, ठीक है, ये इसका स्लोप है -2, ठीक है। और क्लास आपको अगर पुरानी बात मैथ्स की सभी को याद होगी कि जब हम इस स्लोप की बात करते हैं तो -2 का मतलब होता है ये डाउनवर्ड है। तो आपको पता है कि डिमांड लाइन या कर्व जिसको हम कहते हैं वो डाउनवर्ड ही तो होती है ना। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड का जो हमारे पास इक्वेशन है ये डाउनवर्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप भी नजर आ रहा है -2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर -2 लिखना है जवाहिर, -2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 50, तो आपको आंसर मिल जाएगा -0.60, ठीक है। तो सागर कुमार आप माइनस क्योंकि यूज कर नहीं रहे हैं इसलिए आपके पास आंसर में माइनस नहीं आ रहा है, आप माइनस यूज कीजिएगा, माइनस साइन मतलब -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है और आपके पास ये आंसर्स यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। आई होप सबके पास करेक्ट आंसर्स आ गए होंगे। अब क्लास आपके पास जब ये आंसर्स आ गए हैं तो हमें यहाँ पर अब टोटल रेवेन्यू की बात करनी है। आपको पता है टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और ये लिखा हुआ है PX QX, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब अगर हम 0 को 80 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 0। आपको पता है 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। बी को देख लेते हैं, 5 इंटू 70 350, ठीक है। 10 इंटू 60 600। किसी और को देख लें, जी को देख लीजिए, 30 इंटू 20 600, एच 35 इंटू 10 350। तो ये लास्ट कॉलम हमारे पास सिर्फ PX और QX की वैल्यूज मल्टीप्लाई करके मिल जाता है। अब क्लियर हो गया आपको? तो हम इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से कैलकुलेशंस कर लेते हैं जिसमें आपके पास क्वांटिटी सिर्फ इस फंक्शन में वैल्यू पुट करके मिल जाएगी, टोटल रेवेन्यू प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। सिर्फ एक नई चीज जो आपने भी लर्न की है वो है हमारे पास ओन प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें हम स्लोप -2 मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस डिवाइडेड बाय क्यू के साथ और हमें ये आंसर मिल जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्लास ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। क्या हम नेगेटिव लेंगे? हमने डिस्कस किया था ना ऊपर कि हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हमें यहाँ पर वैल्यूज एब्सोल्यूट कंसिडर करनी है। मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास -0.14 आ रहा है, -0.33, -0.60, इन सबको हम पॉजिटिव लेंगे, एब्सोल्यूट लेंगे। तो हमें क्या नजर आ रहा है? ये वैल्यू तो 0 है, ये 0.14, 0.33, 0.60 ये लेस देन 1 है हमारे पास। तो लेस देन 1 अभी हमने क्या कहा था? इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिसिटी या इन इलास्टिक कह देंगे। 1 हमारे पास क्या है? ये लिखा हुआ है यूनिटेरी इलास्टिक, 1 हमारे पास आ गया। और इसी तरह से फिर हमारे पास बात हो रही है वैल्यूज जो 1 से ग्रेटर हैं, 1.67, 3.0 या 7.0। जब ये वैल्यूज ई क्यू पी की वैल्यूज ओन प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यूज किसी भी तरह कह दीजिए, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हम कहेंगे हमारे पास इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। अब इसका मतलब क्या होता है? हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने ये देख लिया कि इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है, फिर हमने देखा कि हमारे पास ओन प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, या उसके बाद ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। ओन प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज ऑफ वन वेरिएबल अफेक्टिंग अदर वेरिएबल, और जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम क्वांटिटी और प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है इस फंक्शन के थ्रू इस तरह से। आई होप आपको सारी बात वर्डिंग्स भी, डेफिनेशन भी और ये कॉलम की कैलकुलेशंस भी समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इसकी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, इनको हम तवज्जो से पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो टेबल प्रिपेयर हुआ है
इसका मतलब क्या है, हमने प्रिपेयर करा क्यों है ये? अब क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये लिख के दी हैं चीजें। नोटिस दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी गेट्स लार्जर एज प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमारे पास जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, हमारे पास ओन प्राइस की कैलकुलेशंस, ओन प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ रही है। ठीक है, जीरो से लेकर ये इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इन पर्टिकुलर द स्लोप ऑफ दिस लीनियर डिमांड फंक्शन इज कांस्टेंट। और हमारे पास यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वेरिएबल, ऐसे पढ़ेंगे ना इसको, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वेरिएबल, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं जिसकी पावर 1 से ज्यादा हो, तो ये लीनियर फंक्शन है। In particular, the slope of this linear function, this linear demand function is constant, which implies that own price demand function increases in absolute value as px increases. तो जैसे हमारे पास px increase करेगा, तो हमारे पास ये वैल्यू एक कांस्टेंट वे में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सेशन है, इसके अभी हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। इसके बाद लिखा है दस द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज अलोंग द लीनियर डिमांड कर्व। तो इसका मतलब हमारे पास जो ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये हमारे पास एक डिमांड कर्व पता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आ रही होती है, उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो ये उसके अलोंग, मतलब ये सब पॉइंट्स उसी पर ही आ रहे होंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट्स उसी पर ही हमें आते हुए नजर आ जाएंगे। अच्छा, मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो इसमें आप प्लीज इन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अब मैं बार बार स्क्रॉल नीचे या ऊपर की तरफ, चले मैं एक और काम कर लेता हूँ। हम यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। हमारे पास कमांड जब अवेलेबल है तो उसको हम क्यों ना यूज़ करें। तो स्प्लिट में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज भी नजर आ रही हैं, और यहाँ से हम नीचे से स्क्रॉल भी करते रहेंगे। ठीक है, ताकि हम दोनों बातों को समझ सकें। हमने फर्स्ट पैरा पढ़ लिया, सेकंड पैरा में लिखा हुआ नजर आ रहा है, when the absolute value of the own price elasticity is less than 1, जैसे हम कह रहे थे ना कि less than 1 हमें यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, ये less than 1 है। ठीक है, पॉइंट A थ्रू D इन टेबल 3-1, तो A से लेकर ये जो 0 है, ये भी तो 1 से कम ही है ना, तो यहाँ से लेकर D तक -0.60, या चले हम माइनस को नहीं बोलते इस वक्त, एब्सोल्यूट की वजह से 0.6 कह देते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं वो सब कम आ रही है। An increase in price increases total revenue। ये जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस बात को भी हमने देखना है, ओन प्राइस इलास्टिसिटी को भी देखना है। प्राइस भी हमारी इंक्रीज हो रही है, और हम देख रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, 0 से 350, फिर 600, फिर 750। ठीक है, ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है। For example, an increase in price from $5 to $10 per unit increases total revenue by $250। तो हमारे पास ये जो 5 से $10 की प्राइस हो गई, तो हमारे पास हमारा रेवेन्यू $350, जो टोटल रेवेन्यू आप देख रहे हैं ना हेडिंग, टोटल रेवेन्यू हमारे पास $350 से बढ़कर $600 हो गया। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट्स थोड़ी कम सेल हुई। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड 80 के बजाय 70 और 70 के बजाय 60 सेल हुई, लेकिन $5 बढ़ने से हमारे पास $250 बढ़ गए, हमें ज्यादा रेवेन्यू मिला। अच्छी बात हो गई, फायदे की बात हो गई। नोटिस दैट फॉर दीज टू प्राइसेस द कॉरस्पॉन्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 इन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये इन तीनों जगहों पर हमारे पास, यहां से यहां तक हमारे पास ये तमाम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेस देन 1 है। ठीक है क्लास, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अगला केस देखते हैं। अगला केस ये कह रहा है यहां तक, when the absolute value of the own price elasticity is greater than 1, point F through I। तो हमारे पास यहां पर F से लेकर I तक की बात हो रही है। मुझे अब क्या ये भी करना पड़ेगा? आलिया, आप स्क्रीन पर प्ले कर रही हैं, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास,
when the absolute value of the own price elasticity is greater than 1, point f through I, f से लेकर I तक हमारे पास ये 1 से ग्रेटर है, इनफाइनाइट भी तो ग्रेटर ही है ना, आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। An increase in price leads to a reduction in total revenue. अब यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है तो हमारी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, वो रिड्यूस हो रहा है। गौर से देखें कि एफ में हमारे पास टोटल रेवेन्यू 750 है, इसके बाद कम होकर 600 हो गया, फिर कम होकर 350 हो गया, और फिर कम होकर 0 हो गया। तो हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ठीक है। फर्दर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल when the price increases from $25, ये एफ की प्राइस हमारे पास बात हो रही है ना, तो $25 इसकी प्राइस थी, where the own price elasticity is minus 1.67, एफ की ओन प्राइस इलास्टिसिटी क्या थी, 1.67 टू $30, तो ये $25 से $30 तक की जो बात हो रही है, where the own price elasticity is -3, ये -3 आ गया। We see that total revenue decreases by $150। मैं फिर बता दूं कि F की प्राइस थी 25, इसकी ओन प्राइस इलास्टिसिटी थी 1.67, और इसकी टोटल रेवेन्यू था $750, और इससे अगली प्राइस 30 थी, इस पे हमारे पास कैलकुलेशंस हुई थी ओन प्राइस इलास्टिसिटी की 3, और यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कम होकर 600 हो गया। इसका मतलब कितना कम हो गया, 750 माइनस 600, तो हमारा $150 जो यहाँ लिखा हुआ है, हमारा रेवेन्यू कम हो गया। पहले प्राइस बढ़ रही थी तो रेवेन्यू बढ़ रहा था, ए से लेकर डी तक देखिए, लेस देन 1 ओन प्राइस इलास्टिसिटी है तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। फिर हम एफ से आई तक की बात करते हैं, यहाँ भी प्राइस बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर ओन प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हमें नजर आ रही है इन जगहों पर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कैलकुलेशंस में टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कम होता चला जाएगा। अब हम आखिरी केस देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, ये जो प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, दैट मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू इन टेबल 3-1। तो ये जो हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है कि हम कितनी प्राइस सेल पर कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ जो हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू है वो है 800, इज एट पॉइंट ई, ठीक है, ई पॉइंट पर है ना, 20 प्राइस, 40 इसकी क्वांटिटी, 1 एग्जैक्ट, यही लिखा हुआ है, where the own price elasticity equals -1। तो हमारे पास जब यहाँ पर -1 इलास्टिसिटी हो गई है तो इस तरह से हमारे पास ये हाईएस्ट आ गया। इसका मतलब किसी वक्त आपके पास कोई प्रोडक्ट हो और आप ये देखना चाह रहे हो कि आपके पास उसको उसकी अगर आप प्राइस बढ़ाएं तो आपके पास क्वांटिटी कितनी सेल हो रही होगी। अगर आप उसकी ओन प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें तो आपको ये फौरन मालूम हो जाएगा कि आप कब तक मैक्सिमम प्रॉफिट पर जा सकते हैं। तो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक रखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने प्राइस और ज़्यादा बढ़ा दी तो प्रोडक्ट कम सेल होगी और आपका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सी दफ़ा ऐसी कैलकुलेशन नहीं की जा रही होती, इसलिए बहुत सी बातें पता नहीं चलती हैं। तो हम इसीलिए इन कैलकुलेशंस को लर्न कर रहे हैं कि हमें लर्नर्ड वे में मालूम हो जाए कि किस तरह से इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन तमाम एक्सप्लेनेशन को लिख दिया। अब ये जितना कुछ हमने पढ़ा इनको हम अब यहाँ पर देखते हैं। अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ।
और ये हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर को लर्न करने के लिए, क्योंकि ये कंप्लीट विजिबल नहीं हो रही है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ टेम्परेरीली, ताकि हमें ये फिगर कंप्लीटली नज़र आ सके। ठीक है, अभी भी नज़र नहीं आ रही, अब नज़र आ रही। अब क्लास हमारे पास दो हमारे पास ग्राफ्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं डिमांड इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू डिस्कस करने के लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्वांटिटी है यहाँ पर भी और नीचे भी। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वांटिटी। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस, और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है। अगर हम क्वांटिटी और प्राइस का ग्राफ ड्रॉ करें, वो जो आपके पास फंक्शन था ना, उसमें क्यू था और पी था, तो उससे हमारे पास ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज डॉट्स इस तरह से आते चले जाएंगे। जब ये आ रहे हैं तो हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास ये यूनिटरी इलास्टिसिटी इस पॉइंट ई पर नजर आ रही है उन कैलकुलेशंस के रिस्पेक्ट। और हमारे पास ये डिमांड कर्व है, ये लिखा हुआ डिमांड कर्व,